सभी लोगों का नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, अभिवादन। कुछ लोग जुड़े तो मैं अपनी बात करना शुरू करूं। मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है कि क्या और जो नगर निकाय चुनाव बिहार में हो रहे हैं क्या ये रद्द हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है, और अगर होंगे तो क्यों हो सकते हैं ऐसे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत से साथी इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कोप है इसका, क्या मतलब है, क्यों ये विवाद उठ रहा है, क्यों ऐसी आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि ये आरक्षण व्यवस्था के चलते ऐसा हो रहा है, क्या वजह है, क्यों ये ऐसी आशंका पैदा हो रही कि ये चुनाव रद्द हो सकते हैं। तो आइए हम इस पर बिंदुवार चर्चा करें। मुझे लगा कि अलग अलग फ़ोन पर बताने से बढ़िया है कि मैं फेसबुक लाइव में आके आप सबों के सामने पूरी बात विस्तार से रख दूं, ताकि आप इसको समझ सकें, जान सकें और आपको आइडिया लग सके कि हो क्या रहा है। खास करके नगर निकाय चुनाव में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, सवाल शुरू होता है तब जब एक सुनील कुमार जी ने पटना हाई कोर्ट में एक सिविल रिट फाइल की और सिविल रिट फाइल करके उन्होंने राज्य सरकार के उस लेटर को चैलेंज किया जो राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को 1 अप्रैल 2021 को लिखा था। 2022 को राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके कहा था कि हम नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस लेटर को सुनील कुमार जी ने एक सिविल रिट फाइल की थी पटना हाई कोर्ट में और उसमें चैलेंज किया था कि राज्य सरकार अभी तैयार नहीं है और इसने गलत सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी है। उन्होंने अपनी रिट में जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था वो था विकास कृष्णराव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी। अब यहां मैं आपको बता दूं, इसी बीच में राज्य सरकार ने 8 सितंबर को, राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करके एक आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया था। आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी नगर निकाय को लेकर के, विशेषकर नगर निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए एक रोस्टर जारी कर दिया। और इस रोस्टर के जारी करने के 24 घंटे बाद यानी 9 सितंबर को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये नोटिफिकेशन हो गया है और उसके कारण नामांकन भी जारी है। इस बीच में सुनील कुमार जी द्वारा दायर सिविल रिट याचिका को पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया विचार के लिए और उसके लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और उसकी तिथि निर्धारित की गई है 29 सितंबर को अगले निर्णय के लिए। इस बीच 9 सितंबर के बाद उज्जवल कुमार सिंह ने एक रिट याचिका फाइल की पटना हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार और अन्य लोगों को पार्टी बनाते हुए ये जो नोटिफिकेशन हुआ था बिहार सरकार की ओर से, ग्रामीण नगर शहरी विकास मंत्रालय की ओर से, उसको उन्होंने चैलेंज किया कि चुनाव कराना अभी उचित नहीं होगा। ये जो आरक्षण का पैटर्न है, और कई मामले उन्होंने उठाए थे उज्जवल कुमार सिंह के रिट में। उज्जवल कुमार सिंह के रिट में जो 3 मुद्दे उठाए गए थे उसमें विकास कृष्णराव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला भी था। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा था कि नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 2 उपधारा 100 में बिहार सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया है, इस चलते वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने में असमर्थ है। और उन्होंने धारा 29 का भी जिक्र किया था, नगर पालिका अधिनियम 2007 का। धारा 29 जो है वो स्पेसिफिक रूप से आरक्षण से संबंधित है नगर निकायों में, और उसमें उपाध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उज्जवल कुमार सिंह की रिट में यह सवाल उठाया गया था कि अगर कानून में उपाध्यक्ष पद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है तो क्या निर्वाचन आयोग अपने एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से विधान परिषद द्वारा पारित, विधानसभा द्वारा पारित कानून को दरकिनार कर सकता है? क्या उसको सुपरसीड कर सकता है? यह सवाल भी उठाया गया था। इसमें बार बार एक चर्चा आ रही है विकास कृष्णराव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस की। ये क्या केस है, सबका ध्यान इस पर है, तो पहले मैं उसको बता दूं। और अभी एक रिसेंट 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा ताकि पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो सके। विकास कृष्णराव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र सरकार ने किया था कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही थी, जिसको विकास कृष्णराव गवली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जारी किया था। उस ऑर्डर में उसने कहा था कि साहब आरक्षण दीजिए, बैकवर्ड क्लास को दीजिए, लेकिन उसके लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्या होगा? पहला टेस्ट है कि बैकवर्ड है कौन। एक बड़ा सवाल है, किसको आप आरक्षण देने वाले हैं? तो बैकवर्ड की एक परिभाषा हमारे यहाँ पहले से है, जिसमें कि जो नौकरियों में जो लोग पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको बैकवर्ड माना। कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, बैकवर्डनेस का जो डेफिनेशन है। हम चाहते हैं कि बैकवर्डनेस में आप इस बात को भी देखिए कि साहब नगर निकाय चुनावों में कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नगर निकायों में, लोकल बॉडीज में नहीं मिला है। तो इसकी जांच कौन करेगा कि किस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला है? इसका प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में किया। उसने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इसके लिए एक विशेष कमिटी गठित करनी होगी। शब्द है डेडिकेटेड कमिटी, जो इसी काम के लिए हो कि वो बैकवर्डनेस का पता लगाए कि किस वर्ग में बैकवर्डनेस है, किनका प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नगर निकाय में है कि नहीं। और ये कमिटी जो रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आप बैकवर्डनेस तय करेंगे कि कौन वर्ग बैकवर्ड है जिसको आप आरक्षण देना चाहते हैं। यह पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट था कि जो कमिटी अपनी रिपोर्ट देगी उसमें यह जिक्र करेगी कि इनको किस हद तक आरक्षण देना चाहिए, किस वर्ग को, मतलब परसेंटेज ऑफ आरक्षण, यह भी डिसाइड होगा उस कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर। और जो तीसरा टेस्ट था, वो टेस्ट था कि कुल मिला के आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 3 टेस्ट की बात, ट्रिपल टेस्ट जो बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, इसी में आता है। और इसी के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश ने बाकायदा कमेटी गठित की। कमेटी का जब रिकमेंडेशन आया तब वहां चुनाव कराए गए। मध्य राज्य में, झारखंड में, उड़ीसा में मामला अटका रहा, बिना रिजर्वेशन के चुनाव की बात आ रही थी। लेकिन बिहार में मामला थोड़ा अलग रहा। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन पर तवज्जो नहीं दी और बिल्कुल अपने अलग तरीके से उन्होंने आरक्षण दे दिया। अब बिहार सरकार ने जो आरक्षण दिया उसमें 2 बातें थी। पहली बात है कि अगर आप नगर पालिका अधिनियम को पढ़ेंगे, ये 2007 में आया था, उसमें 2011 में और 2022 में 2 संशोधन हुए हैं। लेकिन उसमें इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 100 को टच नहीं किया गया है। ये उपधारा 100 क्या है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है? उपधारा 100 बताती है कि बैकवर्ड कौन है। बैकवर्ड में पिछड़े वर्ग की जो परिभाषा दी गई है उसमें वही परिभाषा है जो सरकारी नौकरियों में सीटों के रिजर्वेशन के लिए जो 1991 में कानून बना था, उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हीं को पिछड़ा मान लिया गया है। अगर उनको पिछड़ा माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो गवली वाले केस में डिसीजन आया था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उसने तो कहा था कि एक डेडिकेटेड कमेटी गठित कीजिए, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के बाद आपको रिजर्वेशन तय करना है। आप नौकरियों वाले रिजर्वेशन को हूबहू इसमें लागू नहीं कर सकते, उसको बैकवर्ड की डेफिनेशन को इसमें लागू नहीं कर सकते। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन हुआ, क्योंकि आज भी ये जो उपधारा 2, इनमें धारा 2 उपधारा 100 है, इंटैक्ट है, आज भी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा सवाल जो उठ रहा था धारा 29 को लेकर। धारा 29 क्या है? धारा 29 जो है ये बेसिकली नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के लिए या किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का जिक्र करती है। इसमें उपाध्यक्ष पद के लिए आरक्षण नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में अब जो चैलेंज क्या किया गया है रिट में, उसमें यह सवाल उठाया गया कि जब आरक्षण का प्रोविजन हमारे मूल एक्ट में नहीं है, आपने इसमें संशोधन नहीं किया, तो केवल क्या राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि अपने एक नोटिफिकेशन से वो एक्ट के ऊपर चढ़ जाए, एक्ट को सुपरसीड कर ले, वो एक्ट जो विधान परिषद द्वारा पारित किया गया है? ये सवाल उठाया गया है। ये मैं आपको दर्शकों को समझने के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इस पर अंदाज लगाएं कि क्या निर्वाचन आयोग का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन किसी विधान मंडल द्वारा पारित कानून पे भारी है या नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि धारा 29 में कोई रिजर्वेशन उपाध्यक्ष पद के लिए नहीं है। इसको भी चैलेंज किया गया उज्जवल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार रिट में। अब इसमें सवाल उठता है कि अभी नया प्रोग्रेस क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला मामला था, उसमें
पटना हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई की, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तिथि 29 सितंबर रखी गई है। इस बीच में सुनील कुमार जी चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहां उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। उनकी प्रार्थना थी कि साहब हमने जो रिट फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में, उसमें सुनवाई में देर हो रही है, इसको जल्दी से सुनवाई करके, चूंकि इस बीच में राज्य सरकार ने 9 तारीख को इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो इसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस स्पेशल लीव पिटीशन को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया। वो क्लियर डायरेक्शन पटना हाई कोर्ट को दिया गया है। पटना हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है कि ये जो ट्रिपल टेस्ट वाला मामला है और जो विकास कृष्ण राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, इसके साथ साथ मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है, इसके लाइट में आप इस मामले की जरूरी जल्द सुनवाई ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि आप जो है इसकी सुनवाई, इसकी अर्जेंसी देखें, इसकी तात्कालिकता देखें, इसकी महत्ता देखें मैटर को, और इसकी जल्द सुनवाई करके अपना डिसीजन दें। और उस डिसीजन में अपने अपने निर्णय में जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया है चीफ जस्टिस ऑफ बिहार के बेंच को कि चूंकि ये मामला बहुत ही अर्जेंट है, चुनाव प्रक्रिया एक और शुरू कर दी गई, तो ऐसी हालत में अब 29 तारीख की जगह आप इसको मेंशन करें, इसकी जल्दी सुनवाई करें। और सबसे जो वाइटल बात है, उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक डेट दे दी गई है इस सप्ताह के अंत तक, यानी कि 23 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। निर्देश होता है, वैसे रिक्वेस्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है उस जजमेंट में कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 23 तारीख तक इस मामले की सुनवाई करके इसका निपटारा कर लें, इसको मेंशन कर लें। जहां तक मेरी जानकारी है, अब सुनील कुमार सिंह की रिट में इसको मेंशन किया जाएगा ताकि 23 तारीख तक इस मामले की सुनवाई की जा सके। उज्जवल कुमार सिंह वाली जो रिट फाइल थी, जो नोटिफिकेशन के बाद जारी हुई, उसको भी उसी बीच में रखा जा रहा है, उसी के साथ टैग किया जा रहा है। ऐसे प्रयास उनके अधिवक्ताओं से और खुद मेरी जो जानकारी है उसमें पता चला है। तो शायद दो रिट फाइल हुए, उज्जवल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सुनील कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दोनों मामलों की सुनवाई शायद अब 23 तारीख तक हो जाए और उसमें कुछ डिसीजन आ जाए। सबसे बड़ा पेंच है कि अब साहब इसमें क्या हो सकता है। इतना तय है कि बिहार सरकार ने वो जो ट्रिपल टेस्ट वाला जो स्टैंडर्ड था सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात की थी, वो कमीशन नहीं बनाया गया। उसकी जो रिपोर्ट थी उसको ऑब्टेन नहीं की गई। यहाँ एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप बैकवर्डनेस का निर्णय लें कि कौन बैकवर्ड क्लास है, तो उसमें आपको डेडिकेटेड कमीशन की ही रिपोर्ट को ध्यान देना होगा। आप किसी और सोर्स से प्राप्त इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने सभी अंचलाधिकारियों से पूछ लिया, हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ लिया। नहीं, आपको डेडिकेटेड कमेटी ही बनानी पड़ेगी जो इसी काम के लिए होगी और आपको उसके रिकमेंडेशन पर आगे निर्णय लेना है। तो बिहार में तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का पालन नहीं हुआ है। डेडिकेटेड कमेटी गठित नहीं हुई, उस डेडिकेटेड कमेटी से रिपोर्ट नहीं मांगी गई और उस रिपोर्ट के आधार पर बैकवर्डनेस तय न करके 1991 के अधिनियम के आधार पर बैकवर्डनेस को डिफाइन किया गया है। एक बड़ा लेकुना है राज्य सरकार की ओर से। दूसरी बात है कि सेक्शन 29 जो उपाध्यक्ष पद के लिए कह रहा है कि रिजर्वेशन नहीं है, तो आप रिजर्वेशन उपाध्यक्ष पद के लिए कैसे कर सकते हैं अगर आपने उस धारा को संशोधित नहीं किया। धारा के संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधान मंडलों को है, विधान परिषद, विधान सभा और हमारे राज्यपाल महोदय को है जब वहां से पारित होता है तो। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बारे में, या जो भी अफसोस की बात मैं क्यों कहूं, इस बारे में कोई नोटिफिकेशन या कोई अधिसूचना या कोई अध्यादेश नहीं लाया गया है कि धारा 29 को टच नहीं किया गया है। 2011 का जो संशोधन आया उसमें भी टच नहीं किया गया, 2022 में भी जो किया गया संशोधन उसमें भी इसको टच नहीं किया गया। तो जब एक्ट में ही रिजर्वेशन की बात नहीं है तो आप उसको बाहर से रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर राज्य सरकार को हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्या चुनाव कैंसिल होगा? मैं नहीं कह सकता, आप खुद सोचिए। क्या नामांकन की तिथि बढ़ाई जा सकती है? एक उपाय हो सकता है राज्य सरकार के पास कि वो कहे कि साहब नामांकन की तिथि हम लंबा खींच देते हैं, इस बीच में हम डेडिकेटेड कमेटी गठित कर देते हैं और उसकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पेंच है। टेक्निकल पेंच है कि सुनील कुमार वाले केस में उन्होंने 1 अप्रैल, जैसा मैंने बताया था, 2022 का जो राज्य सरकार का लेटर था उसको चैलेंज किया है।
अब यहां गौर कीजिएगा, टेक्निकल बातें, तकनीकी बातें मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, वकालत के शब्दों में नहीं बता रहा। मैंने अपनी वकालत किनारे रख दी है और आपको सहज भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 अप्रैल के निर्णय में राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को सूचना दी है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अगर इस लेटर को पटना हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार नहीं है, और जब राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो फिर चुनाव के नोटिफिकेशन का मतलब नहीं रह जाता। अगर कहीं पटना हाईकोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय ले दिया कि जिसमें 1 अप्रैल 2022 के राज्य सरकार के लेटर को ही कैंसिल कर दिया, तो तय जानिए कि फिर नए सिरे से लेटर बिहार सरकार को लिखना होगा और नए सिरे से इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। कुछ सवाल उठते हैं कि अगर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो क्या इसको बीच में रोका जा सकता है, रद्द किया जा सकता है? नॉर्मली नहीं। लेकिन अगर चुनाव कानून के विरुद्ध हो रहे हो, अगर चुनाव संविधान के विरुद्ध हो रहे हो, अगर चुनाव एक्ट के विरुद्ध हो रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में असीमित पावर है। आप अवैध चुनाव को मेंटेन नहीं कर सकते, जो लीगल चुनाव नहीं है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। साहब हमने चुन लिया, आप किसी गलत तरीके से सब नियमों का उल्लंघन करके चुनाव नहीं कर सकते। साहब हमने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हमने तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी, अब हम नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल असंगत बात है, कॉमन सेंस के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत साफ तौर पर स्पष्ट किया है विकास कृष्ण राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले मामले में, कि अगर आप कानूनों का उल्लंघन करके कोई चुनाव कराते हैं उसकी क्या वैधता होगी, आप सब सुधी लोग हैं, समझ सकते हैं। तो साहब ये पूरी कहानी है, ये पूरा पेच है जो आरक्षण की वजह से फंसा है। आरक्षण की वजह से इसलिए फंसा है कि बिहार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों में बिना परिवर्तन लाए ये आरक्षण की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। दूसरा पेच यह है कि आप पिछड़े वर्गों को आरक्षण दें। यहाँ एक बात और स्पष्ट है, SC ST वर्ग के लिए आरक्षण पर कोई विवाद नहीं है, उनको जो आरक्षण मिलता है वो मिलेगा। सवाल उठता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण देने पे कोई विवाद नहीं है। बस विवाद है कि बैकवर्ड हैं कौन, पिछड़े हैं कौन, पिछड़ों की परिभाषा क्या हो। पिछड़ों की परिभाषा वो नहीं होगी जो नौकरियों के लिए है, ये भी क्लियर है। पिछड़ों को डिसाइड करने के लिए, पिछड़ों की परिभाषा डिसाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड कमेटी बनेगी जो बाकायदा अध्ययन करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको कोट करना चाहूंगा। वो है इंपीरिकल इंक्वायरी। बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो नगर निकायों के मामले में पिछड़े हैं, उनका एडिक्वेट पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको पिछड़े की डेफिनेशन में लाया जाएगा और उन पिछड़ों को फिर बाद में आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज बिहार में संपादित नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर हैं, मेरी भी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर हैं, जो 23 तारीख के पहले देखते हैं अब क्या होता है। और इतना जरूर है कि इस देश में कानून का राज है, वही होगा जो कानून की किताबों में लिखा होगा, वही होगा जो संविधान में होगा, इस पर यकीन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपके मन में कोई आशंकाएं हों तो आप कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं से अब तक वाकिफ हो गए होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के गवली वाले पुराने निर्देश को समझ गए होंगे जिसमें कि ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई थी। ट्रिपल टेस्ट क्या है, आपने मध्य प्रदेश के मामले को समझा होगा, आपने बिहार सरकार की आरक्षण जो नीति बनाई गई नगर निकाय में, उसमें जो तकनीकी खामियां हैं जिसके बारे में चैलेंज किया गया है, जिनको हो सकता है वो खामियां नहीं भी हों लेकिन चैलेंज किया गया है। अब हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो खामियां हैं या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है खामियां हैं कि नहीं है। हम आप अभी खामियां नहीं कह सकते, लेकिन जो पक्षकार हैं वो कह रहे हैं कि ये खामियां हैं। तो वो क्या खामियां हैं, क्या उनसे चुनाव पर असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, ये सारा मामला हाई कोर्ट में है। और मैंने कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में इन बातों को समझाया जाए। मेरा पूरा सम्मान माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, मेरा पूरा सम्मान माननीय पटना हाई कोर्ट के प्रति है, मेरा पूरा सम्मान माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति है, मेरा पूरा सम्मान बिहार सरकार के प्रति है। लेकिन ये मामले तकनीकी हैं, कानूनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।